For example, in the decade of the 1950s, many people noticed that they seldom heard that the chirping of bird or the buzzing of bees and insect in many parts of America. इसमें क्या क्या बोलना जा रहा है? Subsequent studied traced the drastic fall in their population to the extensive and precedent use of a chemical pesticide. अमेरिका के लोगों ने देखा कि चिड़िया का चहचहाना और भंवरे, मधुमक्खी, मक्खी, इन सब का बजिंग यानी कि भुनभुनाना, जैसे बस बस आवाज़ करते हैं ना, ये काफ़ी कम हो गई हैं। और तब इन पर स्टडी की गई तो पाया गया कि केमिकल पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ा मारने वाली दवाई जो हम खेतों पे छिड़कते हैं ना, इनके चलते वो ये खा लेती हैं या फिर सूंघ लेती हैं तो ये मर जाती हैं और इनका अमाउंट कम हो गया है ऐसे। Rachel Carson's 1962 book Silent Spring starkly highlighted the distressing effects of indiscriminate pesticide use on the environment. जो रैकल कार्सन 1962, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। 1962 बुक रैकल कार्सन ने एक बुक पब्लिश की 1962 में जिसका नाम क्या था? साइलेंट स्प्रिंग। और ये किसके लिए हाईलाइटेड हो गई थी कि इसमें बताया जा रहा था कि ज़्यादा यूज़ पॉइजनस फर्टिलाइज़र का इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, असर क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। ज़्यादा यूज़ करना पॉइजनस फर्टिलाइज़र का इन्वायरमेंट पे असर क्या कर सकता है। अब फर्टिलाइज़र नहीं, पेस्टिसाइड्स हम क्या केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? गौमूत्र यूज़ कर सकते हैं, है ना। विथ ह्यूमन टू, और ह्यूमन्स पे भी इसका असर पड़ रहा है। फॉलिंग अ प्रे टू देयर इम्पैक्ट, और कोशिश कर रहे थे कि इनका इफ़ेक्ट कम पड़े। Her research showed how human activities damage the environment and affect human life as well as। उसकी जो रिसर्च है, ये रैकल कार्सन कोई लड़की है, इतना पता लग गया ना हर से। तो उसकी रिसर्च ये बता रही थी कि हमारी एक्टिविटीज़, हमारे कामों के चलते पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं और हमारी खुद की ज़िंदगी, इंसानों की खुद की ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। For example, the DDT used to eradicate mosquitoes find its way into a fish in the lake and rivers। जैसे क्या होता है, DDT मॉस्किटोस को भगाने वाली दवाई है और ये DDT एक मतलब मलेरिया से प्रिवेंशन के लिए बनाया गया था। एक केमिकल कंपाउंड है, ये कलरलेस होती है, ठीक है। DDT झीलों और अन्य जलाशयों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये जलाशयों के मुख्य रूप से ऊपरी सतह पर रहती हैं, ठीक है। और ये मिट्टी के कटाव के माध्यम से प्रवेश करता है, ठीक है। क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है तो ये मिट्टी के कणों के साथ चिपक जाता है और बारिश के साथ बहकर झीलों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो फिर ये फिशेस को हार्मफुल फिशेस, तो ये किसमें जलाशयों में आ जाता है ना, जिसके चलते वो ओशन के एनिमल्स या फिर पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक बन जाता है, ठीक है। Even small amount of this toxic chemical can contaminated
contaminate and kill the fish. ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, छोटा सा अमाउंट ही ये फिशेस को मार सकता है, ठीक है. When human and bird consume the contaminated fish, कंटामिनेट यानी कि गंदा, जैसे कंटामिनेटेड वाटर होता है ना, यानी कि गंदा पानी, हानिकारक पानी जिसमें हानिकारक चीज़ें मिले हों, ठीक है, रासायनिक तत्व मिले हों, केमिकल सब्सटेंस मिले हों, ठीक है. तो कंटामिनेटेड फिश जब इंसानों या चिड़िया लेते हैं, द ट्रेस केमिकल रेसिड्यूज आर स्टिल इनफ टू कॉज देम हार्म. तो ये उनको भी हार्म कर सकता है. कंटामिनेटेड फिश अगर बर्ड्स और हम ह्यूमंस खाएं तो हमें भी हानि पहुंचा सकते हैं. तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन भी है 1970 से, ठीक है. Following the publication of Silent Spring, scientists around the world began conducting research on how industrial progress is affecting the environment. इसके बाद क्रांति आई थी. साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश होने के बाद साइंटिस्ट सर्च करने लग गए, रिसर्चेस करने लग गए कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के चलते इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट कैसे गंदा हो रहा है, ठीक है. Sorry. Environmental scientists say that our natural wealth is vast and complex web in which damage to a small segment can impact the whole system. Environment साइंटिस्ट ने कहा हमारी जो नेचुरल संपत्ति है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी फैली हुई है, इन विच थोड़ा सा भी डैमेज पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए हैं. एवरी पार्ट ऑफ नेचर वेदर नॉन लिविंग लाइक वाटर, एयर, रॉक और सॉइल आर लिविंग लाइक इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल और क्रॉप इज इंटरकनेक्टेड. इसमें वही लाइन बोल रहा है, एवरी पार्ट, सब, हर एक तत्व जो है प्रकृति का, या वो निर्जीव हो जैसे पानी, हवा, पत्थर या फिर मिट्टी, या फिर वो जीव हो जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर या फिर फसलें, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं. एन एक्टिविटी इन आवर पार्ट कैन अफेक्ट द अदर. हम कोई भी एक्टिविटी करें तो वो दूसरे को भी इफ़ेक्ट करेगी, नुकसान पहुंचाएंगी. इफ़ वी यूज़ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल इंसेक्ट, अगर हम पेस्टिसाइड कंट्रोल इंसेक्ट्स, अगर हम अपने क्रॉप बचाने के लिए कीड़ों के आक्रमण को कम करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे क्रॉप्स में, तो दे नॉट ओनली किल द इंसेक्ट, वो अकेले मच्छर इंसेक्ट नहीं मारेंगी, कीड़े मकोड़े नहीं मारेंगी, बट ऑल्सो एंटर आवर बॉडी. वाई द food grain we eat or the bodies of domestic animal, why they consume. इसमें क्या बोल रहे हैं, वो जो क्रॉप हम खा रहे हैं उसमें भी तो इंसेक्टिसाइड छिड़की गई है ना, वो हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी जाएगी और हमारे बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज करेगी. और अगर कोई वो पशु पक्षी कुछ भी खा रहा है उसके भी बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेगी, उसे भी इफेक्टिव पर्सन बनाएगी. This toxic chemical accumulates in our bodies to cause long-term diseases such as cancer. ये टॉक्सिक केमिकल हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगा और अगर हम इसे कंज्यूम ही करते रहें तो हम एक डिसीज़ से इफ़ेक्ट हो जाएंगे, डिसीज़ पेशेंट बन जाएंगे कैंसर के, जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसे क्योर बहुत ही मुश्किल होता है इसका ट्रीटमेंट. मतलब बच गया तो बच गया, नहीं तो टिकट भी कटी जाती है.
release toxic industrial effluent into river and stream. अगर हम वो टॉक्सिक मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट बन जाता है बाद में, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम उसका वेस्ट नदियों में फेंकें या फिर स्ट्रीम्स में फेंकें तो वो वहाँ के जानवरों को इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि वो तो टॉक्सिक है ना। Then fish and other living organisms in the water, animal drinking the water and human who eat the fish are affecting. इसमें क्या बोल रहे हैं, जो फिश है वो अफेक्ट होंगी, जो बाकी एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, जो एनिमल पानी पी रहा है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और जो इंसान वो मछली को खा रहा है वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो ही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 अबव है, बल्कि हम जापान की बात करें तो वहाँ 200 पार हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज निकालते हैं हर एक कंट्री का, मतलब मतलब कि इस कंट्री में इतने तक ही एज जा पाती है, तो हमारा 60 प्लस है। उसके बाद घसीटना है तो दवाइयों के सिर पे, यानी कि इंडिया में केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। In the same way, air pollution, deforestation and mining activities affect the environment. ऐसे ही वायु प्रदूषण, जंगल की कटाई और माइनिंग एक्टिविटीज़ भी environment को प्रभावित करती हैं। All this happens because all living and non-living elements on earth are interdependent. ये सब क्यों होता है, क्योंकि सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब हम वेस्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, वेस्ट यानी कि जो हमारी चीज़ यूज़ में ना आए, या फिर हम कुछ चीज़ मतलब कोई चीज़ बनाएं और कोई उसके ऐसे पार्ट्स जिनको हम फेंक दें जो हमारे यूज़ का ना हो। ठीक है, waste, they are the unutilized and discarded components of the production and consumption process. ये क्या होता है, ये ऐसा मटेरियल है जिनका यूज़ ना हो और जिन्हें फेंक दिया जाए वो कंपोनेंट से। जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड दैट bagfish that is thrown away from extracting juice from sugar canes, मतलब कि जो हम शुगर कैन का जो वो होता है ना, क्या उसे बोले, शुगर कैन का जो आपने शुगर कैन से जूस निकालने वाली मशीन तो देखी होगी, कैसे डालते हैं और एक तरफ जूस निकलता है और एक तरफ वाइट क्रीम से कलर का उसका वेस्ट निकलता है ना, उसे हम वेस्ट कह सकते हैं। द wrapper we thrown away आफ्टर ईटिंग अ पैकेट्स ऑफ बिस्किट, जो हम रैपर फेंक देते हैं जिसमें पैकिंग होती है बिस्किट खाने के बाद। द अनयूजेबल पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्रीज, ऐसा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ग्रेविटी सेपरेशन होती है, मतलब कोई रॉ मटेरियल को सेपरेट करने के लिए
अलग दो तीन तरीके की सेपरेशन होती है। उनमें से एक ग्रेविटी सेपरेशन होती है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन होती है। ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके ना मतलब कि इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल से। तो आप केमिस्ट्री में इसे अच्छी तरह समझ पाओगे। आई थिंक मेटल और मेटेलॉइड्स चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है ये, ठीक है। या फिर जिसमें केमिकल आ गया जो पानी में, वो भी तो बर्बादी हो गया, वेस्ट हो गया। और स्मोक भी तो वेस्ट है जो हवा में छोड़ दिया जाता है। जो केमिकल फेंक दिए जाते हैं यूज़ करके पानी में, केमिकल लेडन वाटर इसे कहते हैं। मैनी वेस्ट मटेरियल कैन फाइंड अदर यूजेस। वेस्ट मटेरियल कैन फाइंड अदर यूजेस। कभी कभी हम वेस्ट मटेरियल को भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन बर्न बैगेज एज अ फ्यूल। तो हम क्या कर सकते हैं, जो छिलका है ना उसे फ्यूल जैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लकड़ी की जगह उसे यूज़ कर सकते हैं, कोयले की जगह उसे यूज़ कर सकते हैं, गन्ने के जो छिलके बचते हैं रस निकालने के बाद। और यूज़ इट टू मैन्युफैक्चर पेपर, हम इसे पेपर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिमूव हार्मफुल केमिकल फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। हम क्या कर सकते हैं, हटा भी तो सकते हैं हार्मफुल केमिकल्स, बहुत ही जहरीले रासायनिक तत्व कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी से। एंड स्मोक विथ अ स्पेशल इक्विपमेंट एंड यूज़ द वाटर। स्मोक वाली हवा को भी ट्रीट कर सकते हैं। और हम पानी को भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लार्ज स्केल industrial production had badly affected the complex environment web। ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट वेब जो है उसको बहुत ही इफेक्ट किया है। द अर्थ नेचुरल रिसोर्स आर नॉट इनहेक्स्टेबल। अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है, उनके भी लिमिट्स हैं। यूजिंग दैम, जैसे कि आपको पता ही होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर फ़र्क है ना, नहीं पता होगा तो होमवर्क है उसे अच्छी तरह समझ के आना। यूजिंग दैम इनडिस्क्रिमिनेटली विल डिप्लेट दैम परमानेंटली। अगर हम उन पे नियम कायदे ना लगाएं या फिर बिना मतलब का यूज़ करें या फिर उनकी केयर ना करें या फिर उन पे ध्यान ना दें तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन परेशान होगी बेचारी। Our natural resources will be lost for good at our current rate of utilizing this assist। ये लाइन में ये बोल रहे हैं कि नेचर जितनी जल्दी बनाता नहीं है उससे कई गुना जल्दी हम उसे यूज़ करके ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि कोल्स कैसे बनते हैं, कोल्स पिछले मतलब कि मिलियंस ईयर पहले के बने हुए हैं। कोल्स बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल बनने में मिलियंस ईयर लगे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि वो 100 सालों में बन गए होंगे, मिलियन ईयर लगे हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा पेट्रोलियम बनने में भी कितने मिलियंस ईयर लगे हैं। कब के जानवर जो सी एनिमल थे या फिर सी का जो वेस्ट था वो नीचे दबा और कितने लंबा प्रोसेस था पेट्रोलियम बनने का, जो अब हम इतनी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम कोल की बात करें तो जब डायनासोर्स के ज़माने में जब धरती फटी थी तो जो प्लांट्स थे वो अंदर जो घुस गए, धरती के अंदर चले गए थे धरती के, वही हमें अब कोल बन के प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी मतलब बनने में तो बहुत टाइम लग जाता है ये मतलब रॉ मटेरियल, पर हम इसे यूज़ बहुत जल्दी कर रहे हैं, ये सोच नहीं रहे कि ये कितने मिलियंस ईयर्स में बने हैं, ठीक है। मेनी रिवर आर टर्निंग इनटू ओपन ड्रेन्स। कई रिवर्स को हम बिल्कुल ख़राब कर रखे हैं, उन्हें गटर जैसा बना कर रखे हैं, ओपन गटर। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो अरपा रिवर कितना गंदा उसका हाल करके रखे हैं, हम सब ध्यान नहीं देते। और यमुना रिवर का तो सब जानते ही हैं कितना डैमेज कर रहे हैं हम रिवर्स को। लैंड एंड वाटर आर प्रोन टू पोल्यूशन। लैंड और वाटर, भूमि और जल प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट इन कमिंग ईयर विल बी ग्रीवियस। इसके असर हमें कमिंग ईयर्स में दिखेंगे जो काफ़ी पेनफुल होंगे, चिंताजनक होंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल रिफ्लेक्ट ऑन दिस प्रॉब्लम्स बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर रिसोर्सेज। हम ये चैप्टर में समझेंगे कि नेचर की प्रॉब्लम क्या है और हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और अपने रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के पहले इसे अच्छी तरह समझ के आना है और इसे अच्छी तरह और इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट कर देना, हम फिर उसमें डाउट क्लास ले लेंगे या फिर मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।